हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। राधे राधे, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला। तो जो भी स्टूडेंट्स या जो भी कैंडिडेट्स बीपीएससी टीआरई 3.0 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो बिल्कुल इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। वो चाहे पीआरटी का हो, वो चाहे एसएसटी का हो, ठीक है। तो पूरी एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी की समरी, उसके साथ टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आपको इस वीडियो चैनल पे मिलेंगे, इस यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन समरी के तरीके से यहाँ से आपको बहुत क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हमने बीपीएससी टीआरई 2.0 की भी प्रिपरेशन कराई थी और बहुत लोगों का सिलेक्शन यहाँ से हुआ था। तो चलिए, क्लास 6 ऑलरेडी मैंने डाल दिया है, अपलोड कर दिया है वीडियो। और ये क्लास 7 की जो हिस्ट्री है उसका अतीत से वर्तमान तक ये उसके किताब है, और इसमें एनसीईआरटी और एससीईआरटी का पूरा मिक्सअप है। तो चलिए पढ़ते हैं। अतीत से वर्तमान भाग 2 एससीईआरटी, कब, कहाँ और कैसे, ये पहला ही टॉपिक है। तो भारत देश में मुगल सत्ता का सर्वाधिक विस्तार 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में बाबर के वंशज औरंगजेब के समय में हुआ। तो होता क्या है कि जो मुगल साम्राज्य होता है उसका सर्वाधिक विस्तार 17वीं शताब्दी में होता है, ठीक है। और किसके वंश में? औरंगजेब के समय होता है। मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग वस्तुतः संपूर्ण उपमहाद्वीप के लिए किया। तो मुगल वंश के जो संस्थापक थे बाबर, ये हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग वस्तुतः कब किए? पूरे मतलब उपमहाद्वीप के लिए प्रयोग किया था, ठीक है। जो मुगल वंश के संस्थापक थे बाबर, उन्होंने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था पूरे उपमहाद्वीप के लिए। तीसरी पॉइंट पे देखते हैं तो सबसे पहले बिहार शब्द का प्रयोग 13वीं शताब्दी के एक इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने किया। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे पहले बिहार शब्द का प्रयोग कब किया गया? तो 13वीं शताब्दी में एक इतिहासकार थे मिन्हाज ए सिराज, उन्होंने ही किया था। आगे चलते हैं। पुस्तक कौन सी थी? तबकात ए नासिरी। इनकी पुस्तक कौन सी थी? तबकात ए नासिरी इनकी पुस्तक थी। आगे चलते हैं। इस पुस्तक में मोहम्मद गौरी की भारतीय विजय तथा तुर्की सल्तनत के आरंभिक इतिहास की लगभग 1260 ईसा पूर्व तक की जानकारी मिलती है। मिन्हाज ने अपनी इस कृति को गुलाम वंश के शासक नसरुद्दीन महमूद को समर्पित किया था। तो इसमें देख सकते हैं ये जो पुस्तक थी तबकात ए नासिरी, इस पुस्तक में किसके बारे में जिक्र है? तो जो मोहम्मद गौरी थे उनका भारत पर विजय और जो तुर्की सल्तनत के आरंभिक इतिहास, मतलब जो तुर्की सल्तनत था उसके आरंभ, उसका हिस्ट्री, उसकी शुरुआत कैसे होती है, उसकी जानकारी मिलती है इस किताब में। और मिन्हाज जो थे ने इसमें अपनी कृति को गुलाम वंश के शासक नसरुद्दीन महमूद को समर्पित किया था। तो यह जो किताब थी मिन्हाज ने किनको समर्पित किया था? जो गुलाम वंश के शासक थे नसरुद्दीन महमूद को समर्पित किया था। आगे चलते हैं। मिन्हाज ए सिराज ने बौद्ध बिहार की इस भूमि को अर्ज ए बिहार का नाम दिया। तो जो मिन्हाज ए सिराज थे, बौद्ध बिहार की जो भूमि थी उसको क्या नाम दिया था? अर्ज ए बिहार नाम दिया था। नेक्स्ट चलते हैं। अकबर ने बिहार को एक प्रांत के रूप में गठित किया। तो बिहार का गठन किसने किया था? अकबर ने किया था। किसके रूप में? एक प्रांत के रूप में किया था। मध्यकालीन भारत का आर्थिक जीवन मुख्यतः कृषि पर आधारित था। तो जो मध्यकालीन भारत का जो आर्थिक जीवन था वो किस पे आधारित था? कृषि पर आधारित था। तो सबसे पहले कागज 100 ईसा पूर्व के आसपास चीन में बनाया गया। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। पीआरटी में ये क्वेश्चन पूछा गया हूबहू कि सबसे पहले कागज़ कहाँ पे बनाया गया था? 100 ईसा पूर्व के आसपास चीन में बनाया गया था, ठीक। यही हूबहू क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 2.0 पीआरटी में पूछा गया था। आगे चलते हैं। 13वीं शताब्दी के आसपास विज्ञान के क्षेत्र में समुद्री जहाज़ों और चुंबकीय कुतुबना दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग हुआ। तो जो 13वीं शताब्दी रहती है इसी के आसपास जो विज्ञान, जो टेक्नोलॉजी रहती है, समुद्री जहाज़ रहते हैं, उन पर चुंबकीय जो टेक्नोलॉजी यूज होती है, और जो जिससे हम कंपास जिसको हम कहते हैं, जिससे हम डायरेक्शन का पता करते हैं, तो इसका प्रयोग हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं। 14वीं शताब्दी में सुल्तान ने फिरोजाबाद दिल्ली में एक मीनार पर अनेक नक्षत्र घड़ियों, एक धूप घड़ी और एक जल घड़ी लगवाया, जिससे समय की सही सूचना दी जा सकी। तो 14वीं शताब्दी में होता क्या है कि फिरोजाबाद में जो सुल्तान रहते हैं वहाँ दिल्ली के, तो दिल्ली में एक मीनार है, उन पर नक्षत्र घड़ी, ठीक है, नक्षत्र घड़ी और एक धूप घड़ी और एक जल घड़ी लगवाया कि जिससे यह पता चल सके कि समय
क्या है, ठीक है, सही समय की जानकारी मिल सके। आगे चलते हैं। बिहार के प्रसिद्ध हिंदी भक्त कवियों में दरिया साहब का नाम उल्लेखनीय है। तो बिहार के जो प्रसिद्ध हिंदी भक्त कवि हैं, तो अगर पूछता है तो कौन है, दरिया साहब। इनका जन्म कहाँ हुआ था, शाहाबाद जिले में हुआ था, एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। पटना जिले के मनेर के प्रसिद्ध हजरत शरफुद्दीन अहमद प्रमुख सूफी संत थे। तो प्रमुख सूफी संत अगर पूछता है कि प्रमुख सूफी संत जो बिहार के थे तो पटना जिले के थे, वो मनेर के प्रसिद्ध हजरत शरफुद्दीन अहमद प्रमुख सूफी संत थे। अब अभिलेखागार क्या होता है, आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अभिलेखागार ऐसा स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। राष्ट्रीय प्लस राज्य सरकार दोनों के अभिलेखागार होते हैं। तो अभिलेखागार किसको कहते हैं, जहां पर एक ऐसा स्थान होता है जहां पे सारे डॉक्यूमेंट्स और पांडुलिपि होते हैं, उनको एक स्टोर किया जाता है या रखा जाता है। तो यह जो नेशनल सरकार मतलब राष्ट्रीय और राज्य सरकार, नेशनल और मतलब राज्य सरकार, सेंट्रल और राज्य सरकार दोनों को अपने अपने अभिलेखागार होते हैं। अब राज तरंगिणी कल्हड़ ने लिखा है। ये कश्मीर के इतिहास के बारे में तथा वहाँ के राजवंशों के बारे में लिखा गया है, ठीक है। राज तरंगिणी पूछता है तो कल्हड़, ठीक, इसमें क्या है तो कश्मीर के बारे में। तहकीकात हिंद ये किसने लिखी थी, अल्बर्नी ने लिखी थी, ठीक। आगे चलते हैं। बहुत आसान तरीके से हम समझेंगे, बस इसको आप ऐसे ही देखते रहिएगा वीडियो अच्छे से। उस समय के रीति रिवाज, धर्म आदि पर विस्तृत एक प्रामाणिक जानकारी मिलती है। ताबकात ए नासिरी, मिनहाज उस सिराज, मोहम्मद गोरी गुलाम वंश के शासन पर विस्तृत चर्चा के बारे में है। तो तबकात ए नासिरी जो पुस्तक है, इसमें मिनहाज उस सिराज एवं मोहम्मद गोरी के जो गुलाम वंश के शासन पर एक विस्तृत चर्चा की गई है इसमें। तारीख़ फिरोज शाही, ये जियाउद्दीन बर्नी, तुगलक वंश के राजनीतिक घटनाक्रम की चर्चा है इसमें, ठीक है। तो तारीख़ फिरोजा शाही पुस्तक किसने लिखी, जियाउद्दीन बर्नी ने। इसमें किसके बारे में चर्चा है, तुगलक वंश के राजनीतिक घटनाक्रम की चर्चा है। अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा है। तो अकबर के शासनकाल का प्रशासन एवं राजनीतिक का चित्रण किया गया है इसमें। आगे है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी, जिसका फारसी अनुवाद बाबर नामा कहलाया। तो बाबर जो थे, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी, ठीक है, इनकी आत्मकथा कौन सी थी, बाबर की, तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी। तो जिसका फारसी अनुवाद किसने किया था, जिसको फारसी अनुवाद किया गया तो उसको क्या किस नाम से जाना गया, बाबर नाम कहलाया। तो बाबर और जहांगीर दो ऐसे मुग़ल सम्राट थे जिन्होंने अपनी जीवनी खुद में लिखी। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि दो ऐसे सम्राट कौन थे जिन्होंने अपनी जीवनी खुद लिखी, तो कौन कौन थे, बाबर और जहांगीर। अब इब्न बतूता साहब आ गए। तो इब्न बतूता अफ्रीका मोरक्को के थे। मार्कस, इनकी पुस्तक रहला, ठीक, कौन सी पुस्तक, रहला है। विश्व यात्रा के दरमियान वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में भारत आया। तो इब्न बतूता किसके शासन में आए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में आते हैं, ठीक है। कब आए, 14 वर्ष भारत में रहते हैं ये। और दिल्ली का काजी भी इसे नियुक्त किया गया। तो दिल्ली का काजी भी उसे किसको, इब्न बतूता को नियुक्त किया गया था। अब सिक्कों के अध्ययन को न्यूमेरोमेटिक्स कहते हैं। तो सिक्कों के जो अध्ययन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, न्यूमेरोमेटिक्स कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है, ठीक है। शेरशाह सासाराम रोहतास ज़िले से थे भाई, शेरशाह सासाराम की जो कि बिहार है, रोहतास ज़िले में। मनेर में मखदूम शाह दौलत का समाधि भवन एक उच्च कोटि के कला का उदाहरण है। तो एक मनेर है बिहार के पटना में, ठीक है। उसमें किसकी, मखदूम शाह का दौलत जो मखदूम शाह दौलत रहते हैं, इनकी समाधि वहाँ पर है, ठीक है। अब वेंकटपुर का शिव मंदिर के लिए राजा मान सिंह ने आर्थिक सहायता प्रदान की थी। तो जो वेंकटपुर का एक शिव मंदिर है वहाँ पे बिहार में ही, तो उसकी जो आर्थिक सहायता किसने प्रदान की थी, राजा मान सिंह ने। रोहतासगढ़ में निर्मित हरिश्चंद्र मंदिर के निर्माण का यश भी राजा मान सिंह को प्राप्त है, ठीक है। तो रोहतासगढ़ में निर्मित हरिश्चंद्र मंदिर के निर्माण का जो यश है किसको, राजा मान सिंह को ही प्राप्त है। अब एसामी ने अपनी पुस्तक फतह उस सलातीन में लिखा, सुल्तान को दहेली वालों पर संदेह था। इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की बात की। दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया, जो निश्चित ही जनता को बेवजह परेशान करने वाला फैसला था। तो एसामी अपने एसामी साहब थे, उन्होंने अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक थी उनकी, फतह उस सलातीन, उसमें लिखा कि सुल्तान को दहेली वालों पर संदेह था, कि जो सुल्तान लोग थे वहाँ के दहेली पर लोगों पर संदेह था।
और इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की बात की। तो इन्होंने किसके शासनकाल के बारे में बात की? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया। तो दिल्ली से दौलताबाद, अगर पूछता है क्वेश्चन कि दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी किसने बनाया, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया। निश्चित ही जनता को बेवजह परेशान करने वाला ये फैसला था। ठीक है, अब अध्याय 2 में आ जाते हैं हम लोग। तो एक टॉपिक में कोशिश करेंगे कि दो दो मतलब टॉपिक हम लोग कंप्लीट करें। ठीक है, तो क्लास 7th का फर्स्ट और दूसरा जो टॉपिक है उसको हम लोग करेंगे। तो पहला टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब दूसरे टॉपिक में चलते हैं, नए राज्य एवं राजाओं का उदय। अब राष्ट्रकूट दंती दुर्ग संस्थापक, राजधानी मान्यखेत थी। ठीक है, राष्ट्रकूट दंती कुर्द जो थे इनके संस्थापक थे राष्ट्रकूटों के, और राजधानी इनकी मान्यखेत थी। विदर्भ की बात करें तो महाराष्ट्र का हिस्सा है विदर्भ। ठीक, कलिंग की बात करें तो कलिंग उड़ीसा में है। ठीक, विदर्भ महाराष्ट्र का हिस्सा है, कलिंग उड़ीसा में। बिहार एवं बंगाल के प्रथम शासक गोपाल का चयन प्रजा ने स्वयं गोपाल को राजा चुना। तो बिहार एवं बंगाल के जो प्रथम शासक थे गोपाल, इनका चयन प्रजा ने स्वयं गोपाल को राजा चुना। चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे। ठीक है, इनकी राजधानी क्या थी? उरैयूर थी, और चिन्ह क्या था? बाघ था। ठीक, चोल वंश के संस्थापक विजयालय। आगे चलते हैं। कन्नौज के लिए संघर्ष, त्रिपक्षी संघर्ष, गुर्जर प्रतिहार, दक्कन के राजपूत और बंगाल के पाल ने किया। लड़ते लड़ते इन तीनों का पतन हो गया। तो कन्नौज जो था उसके लिए संघर्ष के तीन पक्षी संघर्ष गुर्जर करते हैं। कौन कौन? प्रतिहार थे, दक्कन के राजपूत थे और बंगाल के पाल ने किया। और ये लड़ते लड़ते इन तीनों का पतन हो जाता है। तारीख़ हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? अलबिरनी है, पहले ही बता दिया मैंने, इंपॉर्टेंट है। अब सामंतवादी व्यवस्था क्या होती है, आइए इसको देखते हैं। भूमि के स्वामित्व और उससे संबंधित सेवा वर्ग कुछ शर्तों पर आधारित व्यवस्था को सामंत व्यवस्था कहते हैं। तो जो भूमि का स्वामित्व रहता है, ठीक, और उससे संबंधित सेवा वर्ग, जैसे मान लीजिए मेरी भूमि है और मैं भूमि का स्वामित्व हूँ। ठीक, आपको समझाता हूँ अच्छे से। सीमांतवादी व्यवस्था, सामंतवादी व्यवस्था, मेरी भूमि है, ये मेरी ज़मीन है, और होता क्या है कि इसका मेरे पास स्वामित्व है। ठीक, मैं इसका मालिक हूँ, और इस भूमि से संबंधित जो भी सेवा वर्ग होगा, ठीक है, जैसे जो भी इसमें काम करते हैं या जो भी जिनसे इनकी सेवा होगी, जिनके अंतर्गत, ठीक है, वो कुछ शर्तों पर आधारित होती थी। तो इसी को हम क्या कहते थे? सामंत व्यवस्था कहते थे। अब सामंतवादी व्यवस्था में प्रशासन का केंद्र बिंदु राजा होता था। अब जैसे राजा उसका जो सामंतवादी व्यवस्था थी, इसमें प्रशासन जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था किसके हाथ में होता था? राजा के हाथ में होता था, और बाकी सब नीचे होते थे उसके। अब गुर्जर वंश का प्रथम शासक नागभट्ट प्रथम था। तो गुर्जर वंश का प्रथम शासक कौन था? नागभट्ट प्रथम था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नागभट्ट प्रथम को राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने पराजित किया था। तो नागभट्ट प्रथम को किसने पराजित किया था? जो राष्ट्रकूट का शासक था दंती दुर्ग ने किया था। ठीक है, नागभट्ट प्रथम जो प्रतिहार वंश के राजा थे, जिन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज बनाया। तो नागभट्ट प्रथम जो प्रतिहार वंश के राजा थे, इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया? कन्नौज को बनाया। स्थानीय स्वशासन चोल शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता थी। तो चोल शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या थी? स्थानीय स्वशासन थी। चोल शासन के समय 3 प्रकार के ग्राम सभाओं का उल्लेख किया गया है। तो जो चोल शासन है उनके समय 3 प्रकार की जो स्थानीय स्वशासन होता है, ठीक है, जो गांव का शासन होता है, तो जो 3 प्रकार का उल्लेख मिलता है ग्राम सभाओं का। कौन कौन सा? उर का मतलब जनसाधारण की सभा। तो जो चंद साधारण की सभा होती है उसको हम क्या कहते हैं? उर कहते हैं, मतलब जो जिसमें आम लोग भागीदारी लेते हैं। वहीं दूसरा है सभा या महासभा, वरिष्ठ या ब्राह्मण की, इसे अग्रहार भी कहते हैं। तो इसमें वरिष्ठ लोग रहते थे, जैसे कुछ गांव हो गया, गांव के जो वरिष्ठ लोग हैं, और ब्राह्मण लोग इसमें भाग लेते थे। नगरम मतलब व्यापारी की सभा थी। जो भी मतलब जो बड़े बड़े व्यापारी होते थे उनकी सभा को नगरम कहा जाता था। अब समिति को वरीयम कहते थे। जो समिति होती थी उनको हम वरीयम उस समय कहते थे। गांव में वरिष्ठ ब्राह्मण को अग्रहार कहा जाता था। तो जो गांव के लोग होते थे वहाँ पे वरिष्ठ ब्राह्मण होते थे, उनको हम क्या कहा जाता था? अग्रहार कहा जाता था। राजेंद्र चोल अपनी सेना को गंगा तक ले गया और वहाँ से गंगा का पानी लेकर और अपने नए नगर में इस पानी को रखा। यह शहर गंगई कोंड विलपुरम कहलाया। तो जो राजेंद्र चोल थे अपनी सेना को ले जाते हैं, गंगा तक ले जाते हैं, और वहाँ से गंगा के पानी को ले के आते हैं, और इस पानी को जहाँ पे रखा
यह शहर क्या कहलाया? गंगईकोंडवुलपुरम कहलाया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। राजेंद्र चोल ने एक विशाल सेना का गठन किया था। तंजौर और बृहदेश्वर मंदिर चोल शासकों ने बनवाया, राजा चोल प्रथम ने बनवाया था। तो बिल्कुल तंजौर और बृहदेश्वर मंदिर आपने सुना होगा। तो बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया? चोल शासकों ने बनवाया। चोल शासक में किसने? राजा चोल प्रथम ने बनवाया था। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं पाल वंश। ठीक है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक थे गोपाल थे। ठीक है, पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल थे। 8वीं शताब्दी के मध्य पूर्वी भारत में बिहार एवं बंगाल के पाल का उदय हुआ। तो जब 8वीं शताब्दी आती है तो उसी के मध्य में जो पूर्वी भारत है उसमें बिहार एवं बंगाल के पाल का उदय हुआ। तो बिहार में और बंगाल में कब पाल का उदय हुआ? 8वीं शताब्दी के मध्य में। पाल वंश के अन्य शासक कौन थे? गोपाल थे, धर्मपाल थे, देवपाल थे और महीपाल थे। तो पाल वंश की राजधानी पूछे तो कहाँ थी? मुंगेर थी। ठीक है, पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? मुंगेर थी। अब आगे चलते हैं। भागलपुर जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण धर्मपाल ने करवाया। तो भागलपुर जो है वहाँ पे विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, तो उसका निर्माण किसने करवाया था? धर्मपाल ने करवाया था। धर्मपाल ने नालंदा महाविश्वविद्यालय महाबिहारों को दान में दे दिया। तो जो धर्मपाल साहब थे इन्होंने क्या कहा कि नालंदा जो विश्वविद्यालय है उसको बिहार वाले लोगों को दान में दे दिया था। अब आगे चलते हैं। ओदंतपुरी मठ की स्थापना बिहार शरीफ पाल वंश के शासक गोपाल ने करवाया। तो बिहार में है आदंतपुरी मठ की स्थापना। ठीक है, जिसको हम बिहार शरीफ भी कहते हैं। तो इसका संस्थापक कौन था? पाल वंश के शासक गोपाल ने करवाया था। अब महमूद गजनवी के बारे में पढ़ते हैं। गजनवी आधुनिक अफगानिस्तान में स्थित एक छोटा सा राज्य था। तो गजनी जिसको हम कहते हैं, तो ये जो मॉडर्न अफगानिस्तान था उसमें एक स्थित एक छोटा सा क्या था? स्टेट था। महमूद गजनवी अफगानिस्तान का शासक था। अगर पूछता है तो महमूद गजनवी कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान का। सन 1010 में और 1025 के बीच महमूद ने अब उत्तर भारत के केवल उन नगरों पर आक्रमण किया जिनमें बहुत से संपन्न मंदिर मथुरा, थनेश्वर, कन्नौज, वृंदावन और सोमनाथ थे। तो भाई जो महमूद गजनवी थे भाई 1010 और 1025 के बीच में इन्होंने भारत के बस केवल उन हिस्सों या उन नगरों पर आक्रमण किया कि जहाँ पर बहुत से संपन्न मंदिर रहते थे, जिसमें सोने चांदी रहते थे। जैसे मथुरा का हो गया, थानेश्वर मंदिर हो गया, कन्नौज हो गया, वृंदावन हो गया और सोमनाथ में। कुल 17 बार आक्रमण भारत पर किया था महमूद गजनवी ने। मोहम्मद गजनवी का अंतिम आक्रमण 1025 में सोमनाथ मंदिर पर हुआ। तो उनका अंतिम जो आक्रमण था वो किस पे हुआ था? सोमनाथ मंदिर पर हुआ था। कब हुआ था? 1025 में। सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है? गुजरात में है। इनका उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य यही था कि भाई धन लूटो और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। ठीक, महमूद गजनवी के आक्रमण के लगभग 150 साल बाद तुर्की के आक्रमण का दूसरा चरण उत्तरी भारत में प्रारंभ हो गया। तो जैसे ही महमूद गजनवी का 150 साल बाद, मतलब जब महमूद गजनवी के आक्रमण काल ख़त्म होता है तो उसके 150 साल बाद क्या होता है कि तुर्की के आक्रमण का दूसरा चरण उत्तर भारत में प्रारंभ हो जाता है। अब शाहनाम पुस्तक के रचयिता कौन थे? शाहनामा, जिसको हम फिरदौसी कहते हैं। अब आ गए हम मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ते हैं। तो मोहम्मद गौरी का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि भाई इनका भी मुख्य उद्देश्य वही था कि धन को लूटेंगे। मोहम्मद गौरी ने धन प्राप्त करने के लिए स्थानीय शासन स्थापित करने की योजना बनाई। तो जो मोहम्मद गौरी साहब थे इन्होंने धन को कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए स्थानीय शासन स्थापित करने की एक वो योजना भी बनाया इन्होंने। अब तराइन का प्रथम विश्व युद्ध इम्पॉर्टेंट है। तो तराइन का प्रथम विश्व युद्ध कब होता है? 1911 में। किसके बीच में? पृथ्वीराज चौहान और कौन? मोहम्मद गौरी इसमें पराजित हो जाते हैं। ठीक तो तराइन का प्रथम विश्व युद्ध कब होता है? 1191 में। रुकिए, इसको अच्छे से, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है बहुत अच्छे से सिंपल वे में समझाऊंगा, बस आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिएगा। तराइन का बात करें तो तराइन का युद्ध कब हुआ था? ठीक, तराइन 1911 में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। ठीक, पृथ्वीराज चौहान विजय होते हैं, मोहम्मद गौरी इसमें पराजित हो जाते हैं। तराइन का द्वितीय विश्व ठीक एक साल बाद होता है। तराइन का द्वितीय विश्व युद्ध 1192 में। इसमें क्या होता है कि उल्टा हो जाता है। तो पृथ्वीराज इसमें पराजित हो जाते हैं और मोहम्मद गौरी विजय हो जाते हैं। ठीक है, अब एक नया शहर बसता है। राजेंद्र चोल अपनी सेना को गंगा नदी तक ले गया, वहाँ से गंगा का पानी लेकर और अपने नए नगर में इस पानी को रखा। यह शहर गंगईकोंड चामपुरम के नाम से जाना जाता है।
राजेंद्र का दूसरा अभियान श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण मलाया प्रायद्वीप तथा सुमात्रा के देशों में हुआ था। तो राजेंद्र का जो दूसरा अभियान था भाई कहाँ पे हुआ था? श्रीलंका में, दक्षिण के पूर्व एशियाई जो इलाके थे वहाँ पर हुआ था। इस अभियान में उसने जल तथा थल सेना का उपयोग किया था। तो इस अभियान में किसका उपयोग किया था इन्होंने? जल और थल सेना का। बृहदेश्वर का मंदिर तंजावुर अभिलेख, उत्तर मेरूर अभिलेख तमिलनाडु में है। तो बृहदेश्वर का मंदिर वहाँ से क्या मिलता है? तंजावुर अभिलेख मिलता है। और उत्तर मेरूर अभिलेख कहाँ से मिलता है? तमिलनाडु से। अब आगे चलते हैं। तो चलिए इसमें मतलब दो चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया। ठीक है, पाल वंश को पढ़ा, मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ा। ठीक, पाल वंश, मोहम्मद गौरी और किसके? महमूद गजनबी। और किसके बारे में पढ़ा हम लोगों ने? ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी। अब अगले में हम लोग अगले वीडियो में 2 टॉपिक कंप्लीट करेंगे। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। और मैं ऐसे ही, अब बहुत समय है, एकदम धीरे धीरे पढ़ पढ़ के एक एक चीज़ कंप्लीट करा दूंगा, प्लस इसके साथ चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी करा दूंगा। मतलब अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अभी से लग जाइए, क्योंकि उसका डेट निश्चित है। ठीक, सारी चीज़ें बहुत तेज़ होंगी, तो इसलिए अभी से प्रिपरेशन में लग जाइए। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।